नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी कुशल होंगे। हमने पिछले वीडियो में अकेली पाठ का पहला भाग देखा था। आज हम देखेंगे कि सोमा बुआ अपनी अकेलापन राधा भाभी के साथ बांटती है। राधा भाभी अपने व्यक्तित्व से उसे समझाने की कोशिश करती है। अब हम राधा भाभी सोमा बुआ के लिए पापड़ बुनकर लाने के लिए जाती है। तभी उसके बाद का हम पाठ आज देखेंगे। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो देवर जी की ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथ जी के यहाँ हुआ है। मतलब कि उनके रिश्तेदार की लड़की है, उनका संबंध भागीरथ जी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह करेंगे। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध नहीं रहा, फिर भी है तो समझी। मतलब देवर जी के बाद उनके साथ संबंध नहीं रहा, लेकिन सोमा बुआ अपने व्यक्तित्व से संबंध जाहिर करती है। वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं रवानेंगे, समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस तो पहुंची। बुआ ने उन्हें बताया कि समधी जी यहाँ कर शादी ब्याह करेंगे, लेकिन सन्यासी जी बुआ को कोई उत्तर नहीं दे रहे थे। वह मौन धारण किए हुए थे, लेकिन बुआ फिर भी आनंदित होकर पुलकित होकर सन्यासी जी के सामने सब कुछ बोलती है। फिर प्रसन्न होती है। इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती हैं। यहाँ से वहाँ से जहाँ से मिले उसे वह ब्याह की अवानवार खबरें लाती रहती थी। आखिर एक दिन वे यह भी सुनाई कि उनके समधी यहाँ आ गए। जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। सारी बिरादरी को दावत दी जाती है। खूब रौनक होने वाली है। दोनों ही पैसे वाले ठहरे। बुआ ने कहा कि दोनों समधी आपस में पैसे वाले थे। वह वहीं आकर ब्याह करने की तैयारी करने लगे। सोमा बुआ भी अपनी तरफ से पुलकित होने लगी। क्या जाने हमारे घर तो बुलावा आएगा या नहीं। सोचा कि हाँ, शायद हमारे घर बुलावा आए कि नहीं आए। देवर जी को मरे 25 बरस हो गए। उसके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं रहा। रखे भी कौन, यह काम तो मर्दों का होता है। मतलब देवर जी के मरे हुए 25 साल हो चुके हैं। शायद वे संबंध रखे या न भी रखे, ऐसा सोचने लगी। यह काम मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द हूँ। और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल आई। मतलब शांति से वह ऐसा सोचने लगी कि मैं मर्द वाले होने पर भी बेमर्द हूँ, क्योंकि सन्यासी जी उनके साथ व्यवहार में खड़े नहीं रहते थे, कहीं आना जाना नहीं होता था, इसलिए। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता। तुम तो समधी ठहरी। देवर चाहे न रहे पर कोई रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है। दाल पीसती हुई घर की बड़ी बहू बोली। घर की बड़ी बहू ने सोमा बुआ को समझाने का प्रयत्न किया कि आप तो घर की बड़ी है, इसीलिए आपको कैसे बुलावा नहीं दे सकते हैं। हे बुआ का नाम है। मैं तो सारे लिस्ट देखकर आई हूँ। विद्वान ननद बोली। बैठे हो तो
बैठे ही 2 कदम आगे सरकर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देख कर आई हो? मतलब नाम जिसके यहाँ नोटा देने वाले था उनके नाम का लिस्ट देखा था। तो बुआ ने उत्साहित होकर उससे पूछा, अरे तू अपने आंखों से देख कर आई है, नाम तो होना ही चाहिए। पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने संबंधियों को बुलावा न हो। मैंने सोचा कि आजकल के नए फैशन के लोग शायद पुराने संबंधियों को न भी बुलाए। और बुआ 2 पल रुके वहाँ से चल पड़ी। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों री राधा, तू जानती है कि यह फैशन वाले लड़के की शादी में क्या दिया जाए? सीधी उत्साहित होकर वह राधा भाभी के पास चली गई। उसने पूछा कि राधा, आजकल के फैशन वाले लोग तो शादी में क्या दिया जाता है? समझियो का मामला था, सो भी पैसे वाले। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, अगर मैं खाली हाथ चली गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने जमाने की ठहरी, तू ही बता दे क्या दूँ? अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं, 2 दिन बाकी है, सो कुछ बना बनाया ही खरीद लूँ। मतलब 2 दिन ही बाकी है, अब क्या दिया जाए? ऐसा करो कि मैं सोचती हूँ कि कुछ बना बनाया मतलब तैयार हो पैसा ही दे दूँ। क्या देना चाहती हो माँ? जेवर, कपड़ा, श्रृंगारदान या कोई और चांदी की चीज़? राधा ने भी पूछा कि बुआ तुम क्या देना चाहती हो? जेवर देना चाहती हो, पैसे देना चाहती हो, कपड़ा देना चाहती हो या चांदी की चीज़? मैं तो कुछ भी नहीं समझूरी, जो कुछ पास है तुझे लाकर दे देती हूँ, जो तू ठीक समझे ले लेना। मेरे पास जो कुछ भी पड़ा है मैं तुम्हें लाकर देती हूँ, तू जो चीज़ समझे वह खरीद लेना। बस बद नहीं, बद मतलब लाज इज्जत नहीं होनी चाहिए। अच्छा देखो पहले के रुपये कितने हैं? उसने कहा कि मजाक नहीं होनी चाहिए। तो उसने कहा कि ना पहले मैं देख लेती हूँ क्या है। और वे डगमगाते कदमों से नीचे की 2-3 कपड़ों की गठरियों हटाकर एक छोटा सा बक्स निकाला। छोटी सी डिबिया थी, वह कपड़े के भीतर रखी हुई थी। सोमन बुआ ने उसे निकाली, उसका ताला खोला, इधर उधर करके छोटी सी डिबिया निकाली, बड़े जतन से उसे खोला। उसमें 7 रुपये की कुछ रेजगार मतलब छुट्टे पैसे पड़े हुए थे। एक अंगूठी थी। बुआ का अनुमान था कि रुपये कुछ ज़्यादा होंगे, पर 7 ही रुपये निकले। बुआ ने ऐसा सोचा था कि शायद कुछ ज़्यादा रुपये पड़े होंगे, लेकिन 7 ही रुपये थे। वह सोच में पड़ गई। रही समधियों के घर में इतने से रुपयों से बिंदी भी नहीं लगेगी, मतलब पैसे वाले के यहाँ इतने रुपये से कुछ नहीं होगा। उनकी नज़र अंगूठी पर गई। यह उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उसके पास रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वे उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकती थी। मतलब कितने भी प्रसन्न उनके घर में आए थे, लेकिन वह अंगूठी नहीं बेच रही थी। लेकिन आज वह उत्साहित होकर व्यवहार में खड़ी रहकर काम के प्रभाव के कारण वह अंगूठी बेचने को तैयार हो गई। आज भी एक बार उसे उठाते समय उसका दिल धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपये और अंगूठी आंचल में बांध ली। मतलब साड़ी के पल्लू के साथ में वो 5 रुपये और अंगूठी बांध ली। बक्स
बंद किया और ऊपर की ओर चल पड़ी। इस बार उनके मन का उत्साह और बढ़ गया और पैरों की गति शिथिल। मतलब उसके बेटे की हल्कू की एक अंतिम निशानी थी जो उन्हें बेचनी नहीं थी, लेकिन समाज के साथ व्यवहार बनाए रखने के लिए वह बेचने के लिए तैयार हो गई। राधा के पास जाकर बोली, रुपये तो नहीं निकले बहू, आए भी कहाँ से? मेरे कौन कमाने वाला? मतलब राधा से जाकर उसने कहा, वो पैसे तो हैं नहीं और मेरे घर में कमाने वाला कौन है? उस कोठरी का किराया आता है, उसमें 2 समय की रोटी बड़ी मुश्किल से निकलती है। एक कोठरी थी जो किराए पर दे रखी थी, उसमें से बड़ी मुश्किल से उनके रोटी का गुजारा होता था। जैसे तैसे वह रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूं बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं भी दे देती। तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो? आजकल तो देने लेने का रिवाज ही उठ गया है। राधा ने भी समझाया कि बुआ, आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो आप देने लेने के चक्कर में क्यों पड़ती हो? आजकल तो लेने देने का रिवाज ही खत्म हो गया है। नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा। 25 वर्ष हो गए तो भी वे भूले नहीं और मैं खाली हाथ जाऊँ? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा अच्छा भी नहीं, समझी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते हैं, तो मैं कुछ न कुछ लेकर जाऊंगी। तो जाओ हिम्मत, चलो छुट्टी हुई, मत जाना। इतने लोगों में किसे पता लगेगा कि आई आए नहीं। राधा ने सारी समस्या का सीधा सा हल, हल मतलब सुलझन, समाधान निकाला। मतलब कि तुम जाओ ही मत, इससे सारी बात सुलझ जाएगी। बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग आवेंगे, समधी नौकर भी नहीं जाऊंगी तो वे नहीं वही समझेंगे कि देखो देवर जी मर गए तो संबंध भी तोड़ लिया। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वे ऐसा सोचेंगे कि देखो देवर जी मर गए और हमारे साथ संबंध तोड़ दिया। नहीं नहीं, तो यह अंगूठी बेच दे। उन्होंने केवल आंचल की गांठ खोली, पुराने समय की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। बड़ी मिन्नत मतलब विनती। विनती की कि नहीं राधा, तो इस अंगूठी को बेच दे और जो कुछ भी आए तो अच्छा सा सामान ले लेना। बाजार तो जाती रहती है, बेच देना, जो कुछ भी ठीक समझे खरीद लेना और बस शोभा रहा, मतलब कि मेरा मान रह जाए ऐसा कुछ खरीद लेना। गली में बुआ की चूड़ी वाले की आवाज़ सुनी। एकाएक उनकी नजर अपने हाथ की भद्दी मट मैली चूड़ियों पर जा पड़ी। बाहर बैठी हुई थी, देखा कि एक चूड़ी वाला है। उन्होंने अपने हाथ में नजर डाली, भद्दी चूड़ी थी। तो कल समधियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं है, कम से कम कांच की चूड़ी तो पहन लो। तो सोचा कि चलो जेवर नहीं है तो कुछ नहीं, मैं अच्छी सी कांच की चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। पर एक अव्यक्त लाइन ने उनके कदमों को रोक दिया। कोई देख लेगा तो, लेकिन दूसरे क्षण अपनी उस कमजोरी पर विजय पाती सी वे पीछे दरवाजे पर पहुंची। 1 रुपया बलिदान खर्च करके लाल वाली चूड़िया के बंद पहन लिए। मतलब दोनों हाथों में पिछले दरवाजे से जाकर उन्होंने दोनों हाथ में हरी हरी
कांच की चूड़ियां पहन ली, पर सारे दिन हाथों की साड़ी से आंचल को मतलब बार बार कोई लोग नहीं देख जाए, इसलिए वह अपने हाथों को आंचल से ढांकने लगी। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी मतलब सिंदूर रखने की डिबिया, एक साड़ी, एक ब्लाउज का कपड़ा और सब कुछ देखकर बुआ की बड़ी प्रसन्न हुई। सोच कर जब भी ये सब देखेंगी तो समधी पुराने वालों की दुहाई देकर मिलन सहायता की कितनी प्रशंसा करेगी। उनका मन पुलकित होने लगा। अंगूठे बेचने का गम चाहता है, मतलब दूसरों के यहाँ जाने के लिए, अपना व्यवहार बनाए रखने के लिए, अपना अकेलापन दूर करने के लिए वह राधा बुआ बाजार से लाई हुई चीजों से बड़ी प्रसन्न हुई। उसने सोचा कि चलो समधी बहुत खुश हो जाएंगे, शादी में सफेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा। उसने सोचा शादी में जा रही हूँ, सफेद साड़ी अच्छी नहीं लगी। रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था, मतलब उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी कल के प्रसंग में जाने के लिए। दूसरे दिन 9 बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं। देखा कि साड़ी, कई साड़ियों को देखा लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगा। फिर ऊपर राधा से पहुंची, क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ियाँ पहनती है तो बड़ी आग रहती है, चमक रहती है, इसमें तो चमक आई नहीं। तुमने कलर को नहीं लगाया माँ, थोड़ा सा मोड़ दे दी तो अच्छा रहता। मतलब आग करने वाली साड़ियों को कलर करने तुमने नहीं लगाया, कर देती तो अच्छा रहता। अभी दे लो, ठीक हो जाएगी। बुलावा कब का है? अरे नए फैशन वालों की मत पूछो, ऐन मौकों पर बुलावा देते हैं। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जाएगा। राधा ने पूछा कि कब जाना है, कितने बजे जाना है? तो बुआ ने भी कहा, मतलब कि बुलावा अभी तक आया नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि फैशन वाले लोग न जाने कब बुलावा आ जाए, इससे पहले मैं तैयार हो जाऊंगी। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी को मोड़ लगाकर सुखा दिया, फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ क्रोशिये का एक छोटा सा मेजपोश निकाला, मतलब मेज पर रखने वाला एक कपड़ा उसने निकाला और साड़ी को अच्छी तरह से फलक कर दिया। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से पतासे मतलब पतासे निकाले। उसमें उन्होंने थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से पतासे रख दिए। फिर राधा को दिखाया। सन्यासी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे। सन्यासी महाराज देख रहे थे कि सोमा बुआ क्या कर रही है। उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दी। कल से लेकर आज तक 25 बार चेतावनी भी दी कि कोई बुलाने न आए तो तुम मत जाना, ऐसा कहकर उन्हें टोक दिया करते थे। हर बार बुआ ने बड़े विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली समझ रखा है जो बिना बुलाए चली जाऊंगी, मतलब मुझे पागल समझ रखा है कि मैं बिना बुलाए चली जाऊंगी। और वह पड़ोस वालों को नंदा अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट देखकर, मेरा नाम देखकर आई है, मतलब पड़ोस वाली नंदा लिस्ट में मेरा नाम देखकर आई है। और बुलाएंगे क्यों नहीं, शहर वालों को बुलाएंगे, समधियों को नहीं। शहर वालों को बुलाएंगे, समधियों को क्यों नहीं बुलाएंगे। 3 बजे के करीब बुआ की अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देखकर राधा भाभी ने आवाज लगाई। गई नहीं बुआ, 3 बज चुके थे। बुआ इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। राधा ने नीचे से आवाज दी कि बुआ गई नहीं अब तक। एकाएक चौंकते हुए बुआ ने
पूछा, कितने बज गए राधा? क्या करूं? 3। सर्दी में दिन का पता ही नहीं लगता। बजे 3 ही और धूप सारी छत पर से ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई हो। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि वह तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, तो जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 बजे तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही छोड़ दी। मतलब उसने अपनी अकेलापन दूर करने के लिए राधा से भी अपने मन को मनाने के लिए उन्हें कहा, जाऊंगी तो 4 बजे तक जाऊंगी। इसलिए बुआ छत पर से गली में नजर डाल रही थी। वह नजर बार बार गली में नजर डाल रही थी, कोई बुलाने आए। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी, जिसमें पे फलक लगा था, अबरक छिड़का हुआ था। अबरक के बिखरे हुए कण रह के धूप में, अबरक मतलब धोती में फलक लगाया हुआ, अबरक लगाया हुआ था, तो धूप के कारण वह चमक रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे किसी को गली में घुसता हुआ बुआ का चेहरा, मतलब गली में कोई भी अनजान व्यक्ति आए तो भी बुआ का चेहरा चमक उठता था। 7 बजे के धुंधले में राधा को ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। उनका मन भर आया। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा? 7 तो बज गए। मतलब 3 बजे से लेकर 7 बजे तक वह धूप में इधर से उधर चक्कर लगाने लगी। तो बुआ ने कहा कि सर्दी का दिन है बुआ, 7 तो बज गए, खाना नहीं बनाओगी क्या? जैसे एकाएक नींद से जगते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा? 7 बज गए। फिर कैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज सकते हैं? 7 कैसे बज सकते हैं? मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक की सारी स्थिति को समझते हुए सर को भरसक संपत्ति बनाकर बोली, अरे खाने का क्या है? अभी बना लूंगी, 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना, क्या पकाना? अरे खाने का क्या है, 2 जनों का तो बनाना है, अभी बना लूंगी, मतलब देर नहीं लगेगी। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह उंगली ताकि धीरे धीरे हाथों से चूड़ियाँ खोली, थाली में सजाया हुआ सारा सामान इकट्ठा किया, सारी चीजें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी और फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से अंगूठी जलाने बैठी। अंगीठी मतलब चूल्हा सगड़ी। तो उन्होंने बड़े चाव से, बड़े प्रेम से, बड़े आनंदित स्वर से समधी के यहाँ जाने के लिए अपने एक लौते पुत्र हरखू की अंतिम निशानी अंगूठी भी बेच दी। लेकिन समधी ये यहाँ से बुलावा नहीं आया। वह बड़े निराश होकर वापस अपने काम में लग गई। विद्यार्थी मित्र, कहने का मतलब है कि अकेली पाठ की शीर्षकता का यथार्थता यही है कि जो व्यक्ति शुरू से ही अकेलापन महसूस करती है, उसके समाज की शौकीनता भी साथ नहीं देती है, तो उनका अकेलापन दूर करने के लिए कोई भी नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, आपके स्वाध्याय कार्य में कई पाठ पूर्ण होता है और शब्दार्थ और टिप्पणी लिखना है, मुहावरे भी लिखने हैं। स्वाध्याय कार्य आप पूर्ण तरह से अच्छे अक्षरों में लिखकर रखना, हम बाद में उससे चेक कर लेंगे।